आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टर्म को, महत्वपूर्ण शब्द को समझेंगे ताकि आपका जो आगे का बायोलॉजी का सेक्शन है वो आपके लिए इजी हो जाए। तो आज जो हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात करने वाले हैं या महत्वपूर्ण शब्द की बात करने वाले हैं वो आपका कौन कौन सा है। पहला है आपका सजीव वस्तु। जी हाँ, आप में से बहुत सारे जान रहे होंगे, लेकिन बस इतना जान रहे होंगे कि कोई भी वस्तु सजीव कहलाता है तो बस उसमें जान होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग सजीव वस्तु जो होते हैं उसका क्या क्या लक्षण होता है। फिर हम लोग देखेंगे निर्जीव वस्तु क्या है, सजीव के बाद निर्जीव। फिर हम लोग देखेंगे एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सजीव वस्तु की। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। और निर्जीव वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। एक कोशिकीय जीव को हम लोग इंग्लिश में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बहुकोशिकीय को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये इंग्लिश के टर्म है, आप इसको याद रख सकते हैं। निर्जीव को नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। आइए हम लोग समझते हैं कि सजीव वस्तु क्या होता है। दोस्तों, जब हम लोग सजीव वस्तु की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधा सा एक ख्याल आता है कि सजीव वस्तु वे वस्तुएं होती है जिसमें जान होता है, जो श्वसन की प्रक्रिया कर सकता है, जो चल सकता है, जिसमें पोषण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, यही सारे तो लक्षण होते हैं किसी भी वस्तु के सजीव होने का। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर देखा जाए और एक साइंटिफिक बायोलॉजिकल सजीव वस्तु की डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग कुल 8 लक्षण देखते हैं किसी भी वस्तु के सजीव होने के लिए। कितने लक्षण देखते हैं, 8 लक्षण देखते हैं। अब वो लक्षण कौन कौन से, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से, आइए हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। जब आप सजीव के लक्षण की बात करते हो तो पहला चीज़ तो आपने एक शब्द में कह दिया कि सर कोई भी वस्तु जिसमें जान होगा उसको सजीव कहेंगे। लेकिन क्या सिर्फ जान कह देने से आप सजीव को प्रॉपर रूप से समझ पाते हैं? नहीं, आप कहते सर कन्फ्यूज़न रह जाता है, एक आध दो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो एग्जाम में समझ से परे हो जाता है। एक्चुअली वो सजीव के लक्षण होते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी में अगर आपने अपने शरीर को समझ लिया, प्लांट के शरीर को समझ लिया, इसके बाद बायोलॉजी कुछ नहीं है। इसके बाद आपका जो बायोलॉजी हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ट लाइक अ हलवा की तरह, क्योंकि पूरा बायोलॉजी आपका शरीर है, पूरा बायोलॉजी आपका प्लांट है। अगर इस दोनों के बॉडी को, इस दोनों के क्रियाकलाप को आप समझ लिया तो बायोलॉजी समझ गया। उसी कड़ी में आता है कि किसी भी सजीव का जो प्रमुख लक्षण होता है, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो क्या क्या सब हो सकता है। तो पहला उसका कोशिकीय संगठन होगा, मतलब उसका जो बॉडी पूरा तरह से फॉर्म हुआ होगा, किससे हुआ होगा, सेल से बना होगा। उसमें श्वसन की प्रक्रिया होगी, उसमें उपापचयी प्रक्रिया होगी, पोषण की प्रक्रिया होगी, प्रजनन की प्रक्रिया होगी जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, वृद्धि और विकास होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, हेरिडिटरी अनुवांशिकता होगी और संवेदनशीलता होगी। दोस्तों, ये टोटल 8 लक्षण हैं किसी भी वस्तु के सजीव होने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर ये लक्षण तो हैं, समझ लिए, लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है। हमने कोशिकीय संगठन की बात क्यों किया, हम सिर्फ और सिर्फ सेल की भी बात कर सकते थे। हमने श्वसन की बात क्यों किया, रिस्पिरेशन की बात क्यों करा यहाँ पे। आखिर में कोई भी वस्तु सजीव है, उसके ये लक्षण है, तो इन सारे लक्षण का सजीव के बॉडी में उपयोगिता क्या है। दोस्तों, जब आप इस चीज़ की बात करते हो तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी जो जीव होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो शरीर होता है वो किससे बना होता है। तो आप कहेंगे सर उसका शरीर कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है, कोशिका से, सेल से बना होता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव का सबसे सूक्ष्मतम, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब किसी भी जीव के शरीर के संरचना के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और उस सजीव का शरीर किस तरह से क्रियाकलाप में, जो उसके अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हैं, उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्चुअली में जो पूरा बॉडी बनता है वो बहुत सारे सेलों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। बहुत सारे सेल मिलकर के उत्तक बनाते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं,
और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या करते हैं, आपके बॉडी का निर्माण करते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड दैट। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर सजीव है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये होगा कि उसका बॉडी सेल से बना होगा। दैट मीन्स उसके पूरे बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर सजीव वस्तु श्वसन की प्रक्रिया तो करती है, ये हम समझते हैं, बट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी सजीव अपने शरीर के पोषण के लिए जो भोजन ग्रहण करता है, वो भोजन एक्चुअली उसके शरीर में जाकर के सरल रूप में आ जाते हैं पाचन की प्रक्रिया के दौरान। और उसी सरल भोजन से क्या होता है, जो आपका भोजन सिंपल फूड में आ गया है, सरल जो भोजन है आपका, वो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो आपका बॉडी ऑक्सीजन लेता है अपने अंदर, तो ये सरल भोजन ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ऊर्जा का उत्पादन करता है। और इसी ऊर्जा से हम लोग का बॉडी सुचारू रूप से काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि सजीव के लिए श्वसन का होना बहुत जरूरी है। सजीव के लिए क्या होना जरूरी है? श्वसन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग कि सर ये सजीव में उपापचयी प्रक्रिया क्या होती है? आपने अभी जस्ट देखा कि मैंने दो चीज की बात करा। पहला बात करा पाचन की, दूसरा बात करा श्वसन की। पाचन भी जरूरी है आपके लिए, श्वसन भी जरूरी है आपके लिए। आपके बॉडी से व्यर्थ पदार्थ का, जो आपके बॉडी में जिसकी जरूरत नहीं है, उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। जहां पे आपके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, उस ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह जाना भी जरूरी है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि पाचन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? उपापचयी प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उपापचयी प्रक्रिया। और दोस्तों इसी उपापचयी प्रक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं कि सर इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का नाम हम बहुत बार सुने हैं लेकिन आज तक समझ नहीं पाए। दोस्तों मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है, ये एक आपका जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। और इसको हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं भाई? तो बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब आप कहेंगे कि बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? तो आपके बॉडी के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जीव के अंदर उसके जीवन यापन के लिए जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उसी को हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे कैसे समझेंगे? तो भाई पोषण होता है आपके शरीर के अंदर। पोषण में क्या होता है? जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं उस पर बहुत सारे इंजाइम्स मिल करके उसको सरल बना देते हैं। तो इंजाइम्स उस पर अभिक्रिया करते हैं, तो केमिकल प्रोसेस हो रहा है। आपके अंदर में श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे जो पचा हुआ भोजन है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो पचा हुआ भोजन ऑक्सीकृत हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस टाइप के अभिक्रिया को हम लोग जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी कहते हैं, उपापचयी प्रक्रिया भी कहते हैं। और किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का होना क्या है? बहुत जरूरी है। बगैर इसके वो सर्वाइव नहीं कर सकता। आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा और डीपली बताऊं इस पे कि ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है कैटाबॉलिज्म। पहला क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। और दूसरा होता है आपका एनाबॉलिज्म। ध्यान से देखिएगा इसको। मेटाबॉलिज्म जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। पहला को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का हिंदी क्या होता है? कैटाबॉलिज्म का हिंदी होता है अपचय। कैटाबॉलिज्म का हिंदी क्या होता है? अपचय। और एनाबॉलिज्म का हिंदी होता है उपचय। क्या होता है? उपचय। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों क्या है? दोस्तों आपके बॉडी के अंदर जो आपका शरीर है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ मटेरियल को संश्लेषित भी कर लेता है, और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा वगैरह का उत्पादन करते हैं।
जैसे कि मैं बात कर लेता हूं श्वसन की प्रक्रिया का, तो श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जहां कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है इस टाइप से कि वो कोई नया प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन से हो रहा है या कोई एंजाइम वगैरह कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। मतलब क्या कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, श्वसन। श्वसन आपका क्या है, एक अपचय प्रक्रिया है आपके बॉडी के अंदर। अब आप कहेंगे कि सर एनाबॉलिज्म उपचय क्या होगा, तो एनाबॉलिज्म के दौरान क्या करता है कि कोई भी जीव जो है अपने जरूरत पदार्थ को या जरूरी खाद्य पदार्थ को या जरूरी विटामिन मिनरल्स या जो कुछ भी आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये संश्लेषित कर लेता है आपके बॉडी के अंदर ही। जैसे कि आप कहते हो सर प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है, तो राइबोसोम को छोड़ करके और कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं है जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो आपका इस टाइप के मतलब क्या कि जरूरी पदार्थों को खुद से संश्लेषित करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये दोनों ही चीज समझ गए होंगे कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है और मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया क्या है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पोषण की। किसकी बात करते हैं, पोषण की। आपको पता है कि किसी भी जीव को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, और कोई भी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन से पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण या फिर न्यूट्रिशन कहते हैं। तो कोई भी वस्तु अगर सजीव है तो उसमें पोषण की प्रक्रिया क्या होगी, होनी ही चाहिए, क्योंकि बगैर पोषण के वो जिंदा नहीं रह सकता। तो ये भी सजीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो जाता है। यहाँ पे आप सजीव वस्तु लिख ले, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रजनन की, रिप्रोडक्शन की। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है किसी भी सजीव का। अगर कोई भी वस्तु सजीव है तो वो अपने जैसे प्रजाति का बच्चा क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसा बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि व्हाई आर द रिप्रोडक्शन आर सो इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इसके लिए कि आपके घर में अचानक से अगर 10-12 गेस्ट आ जाते हैं और कुछ खत्म हो जाता है, सपोज कीजिए कि चाय बनानी है और चीनी खत्म हो गई, तो आप पहले कहाँ जाते हैं, तो आप अपने पड़ोसी के पास जाते हैं। अब आपके घर में तो कुत्ता बिल्ली सब रहता है ना, उसको भी आप पालते हैं, शौक से पालते हैं, आप क्यों नहीं उससे सपोर्ट ले लिए। आप कहेंगे सर फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा ना, वो इमोशन नहीं समझ पाएगा। भैया मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं कि ये जो पूरा आप यूनिवर्स देख रहे हो, ब्रह्मांड देख रहे हो, इसमें अगर जीव अपने जैसे जीव को प्रोड्यूस ना करे तो उसका एक कम्युनिटी नहीं बन पाएगा, एक समुदाय नहीं बन पाएगा। और अगर समुदाय नहीं बन पाएगा तो वो अपनी बातों को एक दूसरे के पास सही से नहीं रख पाएगा। आप खुद ही सोचो ना कि अगर इंसान नहीं होता इस धरती पे और अकेले आप होते तो क्या आप अपने मन का बात कुत्ता से करते, गाय से करते, भैंस से करते, बैल से करते? नहीं, आपको अपने जैसा जीव चाहिए होता। मतलब क्या हुआ कि इस समुदाय में रहने के लिए प्रत्येक जीव को अपने जैसे जीव का निर्माण करना आवश्यक है। और ये काम कौन कर सकता है, तो जो सजीव वस्तु है वो ये चीज करता है। तो सजीव का भी ये लक्षण, सजीव का ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि सजीव प्रजनन की प्रक्रिया को शो करता है। नेक्स्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सजीव में वृद्धि और विकास भी होता है। आप खुद सोचिए कि आप जब इस धरती पे आए होंगे उस समय आपकी शिशु अवस्था रही होगी, शैशव अवस्था रही होगी। आप जैसे जैसे समय बढ़ते चला गया आपके बॉडी के अंदर आपका हाथ पैर, मसल्स, बियर्ड, दाढ़ी, मूछ, सारी चीजें आने लगी। तो ये एक तरह से आपका विकास हुआ, ग्रोथ हुआ आपका, और साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर डेवलपमेंट भी हुआ। तो कोई भी वस्तु जो सजीव होती है, चाहे वो प्लांट किंगडम से हो या फिर एनिमल किंगडम से हो, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जरूर होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब आप किसी पौधा को रोपते हैं तो वो पहले बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते चला जाता है ये क्या होता है, बड़ा होते चला जाता है। इसकी जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप होते चली जाती है। और सेम सिचुएशन किसके साथ होता है, तो भाई सेम सिचुएशन मानव के साथ भी होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सजीव का एक प्रमुख लक्षण है वृद्धि और विकास। अब देखिए नेक्स्ट कि एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये भी है अनुवांशिकता का, हेरिडिटरी का। आप लोग गांव घर में ये कहते सुने होंगे कि अच्छा फलना का जो मतलब लड़का हुआ है वो उसके मौसी पे गई है,
या आप ये कहते हुए सुने होंगे कि फलना का जो लड़का हुआ उसका नाक जो है चाचा के जैसा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो उस बच्चे में आया हुआ है, या उस बच्चे का जो पेरेंट्स है उसका प्रॉपर्टीज उसमें आया हुआ है। अब उसके पेरेंट्स में उसके फैमिली मेंबर भी आएंगे, उसके जो कुछ भी उसके नानी गांव का, उसके दादी गांव का सारा इंक्लूड होगा। तो ये जो गुण है, जो उसके मौसी के लड़का का नाक उसके चाचा जैसे मिल रहा है, मौसी से मिल रहा है, इन्हीं गुण को हम लोग आनुवांशिक गुण कहते हैं, हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कोई भी जो जीव होता है, जो सजीव होते हैं, वो अपने जैसे ही प्रजाति को जन्म देते हैं। जैसे कुत्ता कभी इंसान को जन्म नहीं दे सकता है, मतलब ये हुआ कि जो डॉग है उसका जो स्पेसीज होगा वो कुत्ता फैमिली से ही होगा। वो क्या होगा? कुत्ता फैमिली से ही होगा, मतलब कुत्ते का गुण अगले कुत्ता में भी आएगा। तो इसी को हम लोग हेरिडिटरी बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं। मतलब क्या कि पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके ऑफ स्प्रिंग में, उसके बच्चे में आ जाना। आप खुद सोचिए कि आपके जो परदादा होंगे, जो दादाजी होंगे, उनका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपके फैमिली में किसी न किसी मेंबर से रहा होगा या मिलता होगा। तो दोस्तों इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग हेरिडिटरी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। और कोई भी जीव अगर सजीव है और प्रजनन की कैपेसिटी है उसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर आनुवांशिकता का भी गुण होगा, हेरिडिटरी का भी गुण होगा। तो किसी भी सजीव को होने के लिए आनुवांशिकता का गुण भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, महत्वपूर्ण गुण है या महत्वपूर्ण लक्षण है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। दोस्तों इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो कोई भी वस्तु है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, या फिर छुई मुई का पौधा है, मैंने बस 3 एग्जांपल लिया। अभी जस्ट हम पढ़ा रहे हैं, अभी क्या हो जाए कि कोई आए गर्म रॉड यहाँ पे सटा दे, अभी पढ़ाते पढ़ाते उछल जाएंगे। इसी को तो हम लोग संवेदनशीलता बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। आप अभी बैठ करके इस वीडियो को देख रहे होंगे, अभी क्या हो कि अचानक से आपके छत से कोई सांप आपके पास टपक जाए, आप तुरंत से उछल जाएंगे। दोस्तों इसी को तो हम लोग संवेदनशीलता बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। आप गर्म, ठंडा, इन सब चीजों को फील कर पाते हो, चोट, दर्द, दुख, सारे चीज को फील कर पाते हो, दैट्स आर कॉल्ड सेंसिटिविटी। आप छुई मुई के पौधा का भी जस्ट मैंने नाम लिया, आप छुई मुई के पौधा को जब आप छूते होंगे तो वो मुरझा जाता है। मुरझाने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो बॉडी है उसमें बाह्य उद्दीपन हो रहा है, मतलब संवेदनशीलता आ रही है। तो कोई भी वस्तु अगर सजीव है तो वो जरूर है कि वो बाहरी इन्वायरमेंट से कनेक्शन के साथ ही उसका जो बॉडी का जो प्रक्रिया होगा वो संवेदनशील हो जाता होगा, सेंसिटिव हो जाता होगा। तो दोस्तों सिंपल वे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर सजीव है तो सबसे पहला चीज उसका बॉडी क्या होगा? कोशिकीय संगठन से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट जब हम उसके और प्रक्रिया की बात करेंगे तो उसमें श्वसन की प्रक्रिया होगी, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, उपापचयी प्रक्रिया होगी, पोषण की प्रक्रिया होगी, संवेदनशीलता होगा, आनुवांशिकता होगा, वृद्धि और विकास होगा, प्रजनन होगा। ये सारी प्रक्रियाएं क्या होगी? किसी भी वस्तु के सजीव होने के लिए लक्षण होंगे। अब आप कहेंगे कि सर अब निर्जीव किसको कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहेंगे? तो मैं आपको बताऊं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कि सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु जो सजीव नहीं है वो निर्जीव है। हमने क्या बोला कि कोई भी वस्तु जो सजीव वस्तु नहीं है वो क्या है? निर्जीव वस्तु है। जैसे कि आपका बुक हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, कैमरा हो गया, फोन हो गया, मार्कर हो गया, कुछ भी जो सजीव नहीं है वो सब निर्जीव है। इस चीज को आप याद रखिएगा, हाँ, एक वायरस को छोड़ करके, क्योंकि वायरस जो है, विषाणु जो है, वो क्या करता है कि सजीव वस्तु के साथ सजीव के जैसा बिहेव करेगा और निर्जीव वस्तु के साथ निर्जीव के जैसा बिहेव करेगा। तो वायरस को ना तो हम लोग सजीव में रखते हैं और ना ही निर्जीव में रखते हैं, तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। मेरे ख्याल से आप इस दोनों वर्ड को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब आपके मन में क्लिक कर रहा होगा कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि ये सवाल भी आना आपका क्या है, लाजमी है कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। दोस्तों जब आप इसके क्वेश्चन की बात करते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु में कोशिकीय संगठन होती है। आपका एग्जाम्पल रहेगा सजीव वस्तु, निर्जीव वस्तु, सजीव एवं निर्जीव दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सजीव वस्तु होगा तो उसमें क्या होगा? कोशिकीय संगठन होगा। सजीव वस्तु होगी तो क्या होगा? उसमें कोशिकीय संगठन होगा। अब फिर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक सजीव में डैश होना बहुत जरूरी है।
आपका रहेगा वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, अनुवांशिकता, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से निर्जीव वस्तु के गुण होते हैं। आपका वहां पे दिया हुआ रहेगा कोशिकीय संगठन, श्वसन, उपापचयी प्रक्रिया और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कोई नहीं, क्योंकि निर्जीव वस्तु वो वस्तुएं होती है जिनमें इस तरह का कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। अब इसमें से कोई भी क्रिटिकल वर्ड रहेगा आपके ऑप्शन में तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? अब बात कर लेते हैं सर कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। सबसे पहला चीज तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है कि जीव क्या होता है। तो समझो इस तरह से कि जो जीव होते हैं ना, वो उसकी जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है, जिसको हम लोग अगले वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे सेल मिल करके क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारा टिश्यू ऑर्गेन बनाता है, मैंने अभी जस्ट बोला भी था। बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर के क्या बना लेते हैं? ऑर्गेन सिस्टम बना लेते हैं, अंग तंत्र बना लेते हैं। तब जा करके आपका क्या होता है कि जीव का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इस तरह से अब आप ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? अब आप ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल कहेंगे क्या कि ऐसा वस्तु जो बहुत सारे अंग तंत्रों का एक समूह हो। हम लोग क्या हैं? हम लोग बहुत सारे अंग तंत्रों का एक समूह है। अब कहेंगे कैसा बात कर रहे हैं आप? अरे भैया, आपके अंदर श्वसन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, पाचन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, मांसपेशीय तंत्र है। तो इसी तंत्र की तो हम बात कर रहे हैं। मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गेन सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड ऑर्गेन सिस्टम होते हैं। और जितने भी जीव होते हैं उसका सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है सेल। क्या होता है? सेल होता है। अब दोस्तों, सेल के आधार पे दो तरह के जीव होते हैं। कितने तरह के जीव होते हैं? दो तरह के जीव होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये दो तरह के जीव कौन से हैं भाई? एक मिनट। अब आप कहेंगे कि दो तरह के जीव कौन कौन से हैं? तो एक होता है एक कोशिकीय जीव, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे तो इसमें कंफ्यूज करते रहते हैं कि ये क्या इतना बड़ा सा लिख दिया। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यहां पे दोनों में फर्क क्या है। जिस किसी भी जीव का शरीर एक कोशिका से बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कौन सा जीव कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल यहां पे हो जाता है प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना। दोस्तों यहां पे यूग्लिना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूग्लिना जो है ये आपका पादप और जंतु दोनों के तरह बिहेव करता है। जब सूरज की प्रकाश इस पे पड़ती है तो ये अपना भोजन खुद बना लेता है, और जब इस पे सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता तब ये क्या हो जाता है? परपोषी हो जाता है। तो ये पादप के तरह भी बिहेव करता है और जंतु के तरह भी बिहेव करता है। और इस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पादप एवं जंतु दोनों के बीच में रहने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जीव है? तो आपका आंसर क्या होगा? यूग्लिना होगा। मैंने पीछे के सेशन में ये चीज बताया भी था। चलिए बात करते हैं हम लोग कि एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिसका शरीर जो होता है वो एक कोशिका से बना होता है। प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, शैवाल, पैरामेसियम, ये सारे क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने जीव को डिफाइन किया था कि ऑर्गेनिज्म आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेनिज्म, जीव जो होते हैं वो बहुत सारे अंग तंत्रों का एक समूह होता है उसमें। तो उस सारे ऑर्गेन सिस्टम का, अंग तंत्र का अलग अलग काम होता है। तो अब जब कोई एक कोशिकीय जीव है तो उसके बॉडी में एक ही कोशिका है, तो उसके बॉडी में पोषण की प्रक्रिया कैसी होती होगी? पाचन की प्रक्रिया कैसे होती होगी? उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती होगी? ये भी तो एक अहम सवाल है ना दोस्तों। आपको यहाँ पे इस चीज को गौर करना पड़ेगा। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसके बॉडी में उसको जीवित रहने के लिए जो कुछ भी प्रक्रियाएं होती है, सारी प्रक्रियाएं किससे संपन्न होती है? तो बस और बस एक ही कोशिका से संपन्न होती है। किससे संपन्न होती है? तो एक ही कोशिका से संपन्न होती है। मतलब क्या कि ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना हो और उसके शरीर की तमाम प्रक्रियाएं उसी एक कोशिका से हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव है।
और इसके एग्जाम्पल में आप प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिनस, सेबाल, पैरामेसियम एक्सेट्रा मार सकते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब बात आती है बहुकोशिकीय जीव की, मतलब बहु से आप यहां पे याद रख लेंगे बहुत, जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना हो, जिसका शरीर क्या हो, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना हो, उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आप एग्जाम्पल में जितने भी पादप हैं, मतलब सभी पादप, एक आध दो को छोड़ करके यहां पे सभी पादप मत लिखिए, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज कर जाएंगे कि आप तो सभी पादप लिख दिए थे। तो पादप जंतु, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो एक कोशिकीय भी हैं। तो पादप आपका और जो आपका एनिमल जितना भी है वो सब के सब क्या है, आपके बहुकोशिकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो बहुत सारे, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और बहुकोशिकीय जीव के बारे में हम लोग कहते भी हैं क्या, कि ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ हो और जिसके शरीर के प्रत्येक उपापचयी प्रक्रिया के लिए अलग अलग अंग तंत्र हो और अलग अलग कोशिकाएं निर्मित हो, उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब आप कहिएगा कि बहुत बड़ा भारी भरकम सा डेफिनेशन आप बता दिए कि सर इतना बड़ा याद कैसे रहेगा। तो सिंपल आप याद रख सकते हैं कि जिसका शरीर एक कोशिका सिंगल सेल से बना हो उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और जिसका शरीर बहुत सारे सेल से बना होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। और इनके बॉडी में जितनी भी क्रियाकलाप होगी वो सारे इनके बहुत जितने भी कोशिका हैं उन सब से मिलके होगी। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यहां तक की सारी चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, किस प्रकार का जीव है, पादप और जंतु के बीच में कौन सा निम्नलिखित में से सर्वाइव करता है, पैरामेसियम एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। तो ये सब आप, इन सारे क्वेश्चन का आंसर अब आप आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर बायो के अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।